नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। साथियों, आज फिर दोबारा से एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हूं और आज का मुद्दा बड़ा तरोताज़ा आपको महसूस कराएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जैसे जैसे हम इस स्टोरी में आगे बढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। साथियों, आज एक ऐसे शख्स का मैं मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो ना कि सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उनकी जो जीवन शैली थी, पूरे जीवन में उन्होंने अपने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे और एक ऐसा जीवन जिए जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ कहा जाता है, बिल्कुल सादा जीवन। आज बात करने वाले हैं हम लाल बहादुर श्रीवास्तव जी के बारे में। क्या श्रीवास्तव? लाल बहादुर शास्त्री होता है भाई? नहीं, असली नाम उनका लाल बहादुर श्रीवास्तव ही था। जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन करी तो उसके बाद में उन्होंने इस श्रीवास्तव शब्द को हटा करके लाल बहादुर शास्त्री कर लिया था, क्योंकि वो जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे और श्रीवास्तव शब्द से जाति की बू आ रही थी, तो इन्होंने वो हटा दिया, ख़त्म कर दिया। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में एक ऐसे महान शख्सियत हुए और सबको उनके बारे में ज़्यादातर पता ही है। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को सुन लें और जिनको पता है वो भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कुछ अन्य जानकारी भी आपको सुनने को मिले, देखने को मिले। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आप में वो सब कुछ करके गए हमारे भारत के लिए, अपने लोगों के लिए, कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा बने इस भारत में जो लाल बहादुर शास्त्री की तरह काम करे। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पहले या बाद में, ऐसा एक भी अभी सामने नहीं आया है कि जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करी हो। 10-15% भी ऐसा कोई जल्दी से देखने को मिलता भी नहीं है। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को एक और शख्स का जन्म हुआ था जिनका नाम है गांधी जी। हम सब 2 अक्टूबर का दिन जो है गांधी जयंती के तौर पे ही मानते हैं ज़्यादातर कि गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, लेकिन 2 अक्टूबर को ही श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म हुआ और धीरे धीरे ये एक ऐसे परिवार से थे जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम कह सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई सारा कुछ हुआ और जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया था, लाल बहादुर श्रीवास्तव से हटा करके लाल बहादुर शास्त्री कर लिया था। लाल बहादुर शास्त्री नाम किया, वो जो जाति प्रथा वाला सीन आ रहा था नाम में वो भी हट गया। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने, जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उस टाइम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी और इंडिया को, भारत को अपना जीत का स्वाद इन्होंने चखाया। उसके बाद एक बार पहले जब ये रेल मंत्री थे, रेल मंत्री होते होते एक हादसा हुआ इनके रहते हुए, रेल एक्सीडेंट, और छोटा सा एक्सीडेंट था। लोगों ने, पत्रकारों ने सवाल करने शुरू करे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री थे। कभी पद की कोई अहमियत ये नहीं समझी कि मुझे यहाँ टिक करके रहना ही है या मैं लोगों के खिलाफ जा करके रहूँ। नहीं, अगर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हर बार इनका जो भी कदम रहा वो भारत के हित में रहा, लोगों के हित में रहा और ऐसे ही चलता रहता था। कभी भी ये किसी को ऐसा नहीं जताते थे कि मैं एक बड़े ओहदे पर हूँ या बड़े पद पर हूँ तो मतलब मुझसे लोग डरें या कुछ अन्य बात हो, जैसे आजकल के नेता लोग जो हैं अपना धाक जमाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। इनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री था। इनके जीवन काल में 7 बार अरेस्ट हुए, 7 बार अरेस्ट हुए और सारा टोटल कुल मिलाकर के लगभग 9 साल की इन्होंने जेल काटी। 9 साल की जेल काटी, 7 बार गिरफ्तार हुए। उस टाइम लाला लाजपत राय ने एक सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अभी क्या काम करती थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? जितने भी सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, जब भी उनको अंग्रेज सरकार उठाती थी, गिरफ्तार करती थी, जेल में रखती थी, तो उनके घर का जो बजट है वो बिगड़ जाता था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाला लाजपत राय ने इस सोसाइटी का गठन किया और जितने भी क्रांतिकारी जो काम करते थे उस टाइम पे, या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी हेल्प करने का सोसाइटी काम करती थी। और एक बार का मुद्दा क्या हुआ कि जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री गिरफ्तार हुए तो इस सोसाइटी ने उनकी पत्नी यानी कि ललिता शास्त्री जी को 50 रुपये महीना देना शुरू कर दिया कि जब तक शास्त्री जी बाहर नहीं आते आप 50 रुपये महीना आपको हमारी ये सोसाइटी देगी। कुछ दिन बाद ललिता शास्त्री मिलने जाती हैं जेल में अपने पति यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी से।
और हालचाल होता है, सारा कुछ मुलाकात होती है। और शास्त्री जी पूछते हैं कि घर का खर्च तो अच्छे से चल रहा है ना, आपको 50 रुपये महीना मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, घर का खर्च बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं 40 रुपये में ही पूरा खर्च चला लेती हूँ, 10 रुपये बचा भी लेती हूँ। अब जैसे ही वो बात सुनी कि 10 रुपये बचा लेती हैं, और इन्होंने तुरंत एक ख़त लिखा इस सोसाइटी के नाम, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। और इन्होंने उस खत में कहा कि जो आप 50 रुपया महीना मेरी वाइफ को, मेरी घरवाली को दे रहे हैं, वो 40 रुपये में ही अपना काम चला लेती है, घर का खर्चा चला लेती है। 10 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं तो कृपया करके उस 50 रुपये को 40 रुपये कर दीजिएगा। साथियों, सोच करके देखिए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? मेरी नज़रों में शायद अभी तक कोई है नहीं। तो उस सोसाइटी को खत लिखा और कहा कि 10 रुपये कम करे जाएँ और हमारा काम जो है 40 रुपये में ही चल जाता है, हमें नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। तो इस तरह के वो काम किए। इन शख्स का ऐसे ही नाम नहीं हुआ भारत में, इन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे काम किए। अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा आपको। उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुए तो जेल में इनका जो रवैया था, जो इनका रहन सहन था, बात करने का तरीका था, और मिलनसार व्यक्ति थे, तो जेलर भी, जो अन्य जेल में कर्मचारी थे, वो भी इनसे बड़े खुश रहते थे। कभी भी इनको कोई टॉर्चर इस तरह से नहीं किया गया कि भाई कुछ भारी काम कराया जा रहा है या अन्य कोई चीज़ें, नहीं। जेलर बड़े खुश रहते थे, अंग्रेजी जेलर। एक बार का वाक़या क्या हुआ कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो पता किया गया जेल में कि बेटी बीमार है। अब इन्होंने एक अर्जी लिखी छुट्टी की, यानी कि मुझे पैरोल पे बाहर भेजा जाए 15 दिन के लिए। जेलर साहब ने इनकी जो वो चिट्ठी थी वो एक्सेप्ट करी और इनको 15 दिन नहीं, 21 दिन की पैरोल पर बाहर भेज दिया। अब 21 दिन की पैरोल पर चले आ गए घर पे। घर आए, बेटी का हालचाल जाना, बेटी देख करके बड़ी खुश हुई, और जैसे ही अपनी बेटी को सीने से लगाया, इनकी बेटी ने उसी वक्त दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो सारा कुछ वही आमतौर पर रोना बिलखना वो सारा शुरू हो गया। बेटी चली गई, अपने पिता को देखते ही, पिता की बाहों में थी, पिता उसको गले लगा रहे थे, प्यार कर रहे थे, लेकिन बेटी एक्सपायर हो गई। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, सारे विधान के तहत सब कुछ किया जाता है। और उसके बाद जब सारा काम ये निपट जाता है तो अगले दिन बोलते हैं अपनी पत्नी से, लाल बहादुर शास्त्री जी, कि मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ। और पत्नी बोली कि आपको 21 दिन की ये छुट्टी मिली है, एक तरह से पैरोल मिली है, तो 21 दिन बिता करके जाइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि मुझे जो छुट्टी मिली थी, मुझे जो पैरोल मिली थी, वो मिली थी अपनी बेटी की देखरेख करने के लिए 21 दिन की। अब बेटी नहीं रही तो मैं इस पैरोल का क्या करूँगा, तो मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ। तो वो वापस जेल चले गए थे 2-3 दिन में ही। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। बहुत सारे पॉइंट हैं। 1950 में रेल मंत्री बने, और रेल मिनिस्टर बनने के बाद में इनका एक स्पीच थी, और स्पीच को सुनने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे, और मुगल सराय जंक्शन पर इनकी एक स्पीच होनी थी। बहुत सारी भीड़ थी। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ने वाले थे, इन्होंने देखा कि भीड़ में माताजी खड़ी हैं, इनकी मम्मी जी खड़ी थी। माताजी को देख करके लगा कि कुछ करना पड़ेगा। अब माताजी का हाथ पकड़ करके बैक स्टेज ले गए। वहाँ पर जा करके बताया कि आप यहाँ क्यों आई हो, यहाँ ज़्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की होती है, आपके पैर में पहले से चोट लगी हुई है, तो आप घर चले जाए, या किसको देखने आई हैं। तो उनकी माँ ने बताया कि यहाँ कोई नेता, कोई मंत्री आने वाला है। जबकि माँ को भी नहीं पता था कि मेरा ही बेटा है, वो लाल बहादुर शास्त्री ही है, रेल मंत्री, जिनका आज प्रोग्राम है। कुछ नहीं पता था, अपने घर वालों तक को इन्होंने नहीं बताया था कि मैं रेल मंत्री हूँ। माँ को समझा बुझा कर भेज देते हैं। पत्रकार इस बात को कैच करता है, देखता है, और पत्रकार पूछता है, सर आपने अपनी माताजी को क्यों भेज दिया, आपने क्यों नहीं बताया कि मैं ही हूँ वो शख्स जो आज यहाँ स्पीच देने वाला हूँ, रेल मंत्री मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों को ये बताऊँ, और अगर मैंने उनको बता दिया और उन्होंने कुछ मुझसे काम करने के लिए बोला सरकारी, तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा, और मुझे वो फिर मजबूरी हो जाएगी करना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो, मेरे घर वाले करें या अन्य कोई करे, तो मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप घर चले जाओ। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत शानदार कहानी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा। साथियों, उसके बाद ये वाक़या हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि इतना डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है। एक बार का और किस्सा है। इनको एक फ़्लाइट पकड़नी थी, जाना था कहीं, और इनके साथ में जो पुलिस कमिश्नर थे वो बैठे हुए थे गाड़ी में, और ये थे। भीड़ बहुत थी। अब भीड़ के चलते लग रहा था कि फ़्लाइट शायद छूट जाएगी, हम पकड़ नहीं पाएंगे।
तो जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा कि साहब मैं गाड़ी को जो है, जो आजकल वो लगा लेते हैं ना, जो हॉर्न सायरन्स ऐसे होते हैं, सायरन वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैं सायरन ऑन करूँगा और काफ़िला हमारा आराम से निकल जाएगा और हम टाइम से फ़्लाइट को पकड़ लेंगे। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे सिंपल, भीड़ के जैसे जैसे आगे आगे गाड़ी बढ़ती चली जाएंगी, हम इनके पीछे ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। मैं गाड़ी अपनी जो प्लान है वो तो पकड़ लूँगा, लेकिन मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही चलेंगे, भले ही फ़्लाइट हमारी छूट जाए। इतने सिंपल व्यक्ति थे। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री, क्योंकि एक बार जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनको एक गाड़ी मिली हुई थी एम्पाला, और उस गाड़ी में बस सरकारी काम ही, जो सरकारी काम के लिए जाना आना या कहीं पे कोई प्रोग्राम है, कोई रैली है, तो उस गाड़ी का आमतौर पर इस्तेमाल उसी टाइम किया जाता था जब उसकी ज़रूरत होती थी, बिना वजह नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सरकारी गाड़ी है और फैमिली उसमें घूम रही है या फैमिली को हम घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अनिल शास्त्री सोचते हैं कि एम्पाला घर में खड़ी है तो क्यों ना एक राइड ली जाए, इससे घूमने चलते हैं। चुपके से गाड़ी को निकालते हैं अनिल शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे। गाड़ी निकालते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं एम्पाला लेकर के, सरकारी। उसके बाद जैसे ही घूम फिर के आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो अगले दिन जब गाड़ी को देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें कुछ शक होता है कि शायद गाड़ी कोई लेके गया था। ड्राइवर से पूछते हैं कि गाड़ी कौन लेकर के गया था, तो ड्राइवर बताता है सर गाड़ी आपके बेटे लेकर के गए थे, अनिल शास्त्री। उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को बुरा लगा और कहा कि देख करके बताओ गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। चेक किया, ड्राइवर ने बताया सर गाड़ी चली है 14 किलोमीटर। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा भारत सरकार को, जबकि खुद ही अपने आप से ही, और एक खत लिखा और वो पब्लिश किया, वो पहुंचाया। और उस खत में ये था कि मुझे जो गाड़ी दी गई है सरकार के द्वारा, उस गाड़ी में हमने पर्सनल 14 किलोमीटर अपने काम में वो चलाई है, तो मेरी आने वाली जो सैलरी है अगले मंथ की, उसमें से इस 14 किलोमीटर जो गाड़ी चली है, जो भी इसका बैठता है, किराया समझ लो या हर्जाना समझ लो, वो मेरी सैलरी से काट लिया जाए, क्योंकि 14 किलोमीटर हमने अपने पर्सनल काम में चलाई है। तो साथियों, इस तरह के बहुत सारी चीज़ हैं जो उनके बारे में लोग समझते हैं, जानते हैं। आज का जो मामला है, आज तो ये देखो कि अगर कोई सरकारी चीज़ किसी को मिल जाती है तो उसका बहुत दबा के बड़े मज़े से उपयोग किया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, सरकारी घर हो, सरकारी गाड़ी हो, सरकारी ओहदा हो, सरकारी पद हो, कुछ भी हो, दबा के इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन एक शख्स लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जिसके बेटे ने अगर 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो उसका भी हर्जाना सरकार को दिया। कभी भी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो सरकार को नुकसान पहुंचाए या इनकी साफ छवि पर कोई दाग लगने का काम हो। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार क्या होता है कि परिवार को लेकर के, अपने वाइफ को, बच्चों को लेकर के ये लाल किला घूमने जाते हैं और दिल्ली की सरकारी बस में जाते हैं, डीटीसी की जो बस होती है सरकारी, उसमें जाते हैं। पत्रकार लोग देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है और सरकारी बस में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पत्रकार पूछता है, उसके बाद उस टाइम तो कुछ नहीं कहता, घूम रहे हैं, चलो ठीक है, किसी दिन मिलेंगे तो बात करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें पत्रकार बोलता है कि साहब आपको हमने दिल्ली देखा, लाल किले में देखा, आप सरकारी डीटीसी बस में अपने परिवार को घुमाने के लिए ले जा रहे थे, जबकि आपके पास में गाड़ी है। तब शास्त्री जी ने जवाब दिया कि देखो वो गाड़ी मेरी नहीं है और सरकार की गाड़ी है, और मैं उसका उपयोग अपने पर्सनल कामों के लिए नहीं कर सकता। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं डीटीसी बस में अपने परिवार को घुमाने लेके गया था, वो गाड़ी मेरी नहीं है। तो इतना डाउन टू अर्थ आदमी कैसा हो सकता है? पत्रकार भी सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा व्यक्ति हमने कभी देखा नहीं है। तो पत्नी भी थोड़ा सा है ना, अपने आप को थोड़ी उन्होंने गिलानी महसूस करी कि हमारे पतिदेव कैसे मतलब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं, जबकि रेल मंत्री हैं और अच्छा खासा मतलब एक नाम है, लोग इज्जत करते हैं, इनके पास गाड़ी अपनी नहीं है। तो सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल कभी भी इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ में नहीं किया। जितना भी समय इन्होंने काटा, जितने भी समय जिए, शुरू से और आखिर तक, कितने ही बड़े पद पर रहे हो, चाहे रेल मंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो,
कभी भी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए इन्होंने किया नहीं। एक बार की बात है कि राशन वाली लाइन में लग जाते हैं कैरोसिन का तेल लेने के लिए, मिट्टी का तेल लेने के लिए, और जैसे इनका नंबर आता है और राशन कार्ड वगैरह दिया जाता है उसको डीलर साहब को, और डीलर साहब बोलते हैं कि क्या नाम है, बताते हैं मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री। वो हंसता है क्योंकि वो पहचानता नहीं है। वो हंसता है कि अच्छा आप लाल बहादुर शास्त्री, अब थोड़ी देर में आप कहोगे कि आप प्रधानमंत्री भी हो, कि हाँ हाँ मैं वही हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। तो वो हंसता है, मजाक उड़ाता है मतलब एक तरह से। और जैसे ही कैरोसिन का तेल नाप करके उनकी कैन में करता है तो पीछे से सिक्योरिटी वाले भागे भागे आते हैं, कैन को उठाते हैं। तब उस डीलर की आंखें खुलती हैं कि अरे यार ये तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी हैं। तो इतने डाउन टू अर्थ हैं, लाइन में लग गए राशन लेने के लिए, प्रधानमंत्री होते हुए। देखिए इस तरह की चीज़ें इन्होंने बहुत सारी की हैं। और एक और वाकया है 1964 की, ये कहानी है। इनका बेटा है अनिल शास्त्री। अनिल शास्त्री सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ता था, और अक्सर जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री को भी जाना था। अब जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री गए स्कूल के गेट पर, गेट के जो है पूरा गेट, बड़ा वाला गेट खोल दिया गया कि गाड़ी अंदर ले लो। इन्होंने कहा नहीं, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हम यहीं से उतर करके और खुद जाएंगे। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया कि प्रधानमंत्री जी आए हैं। अब इन्होंने कहा कि ठीक है रिपोर्ट कार्ड दीजिए, कि और जो स्टाफ था स्कूल का उन्होंने कहा कि ठीक है आप सर यहाँ बैठिए और रिपोर्ट कार्ड मैडम यहीं लेके आ जाएगी। वो तीसरे फ्लोर पर है। उन्होंने कहा शास्त्री जी ने कि नहीं, ज़रूरत हमें है, हम खुद जाएंगे। लोगों ने कहा कि सर लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ हैं। उन्होंने कहा हम सीढ़ी चढ़ के जाएंगे लेकिन हम खुद जाएंगे 3rd फ्लोर पर, और रिपोर्ट कार्ड अपने जा करके खुद से लेंगे। इतना सिंपल साधारण जीवन ऐसा कैसे मतलब किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो इस तरह के कारनामे सर वहाँ पे इन्होंने रहे। एक और इनका मामला है, जब इनका बेटा किसी कंपनी में जॉब करता था, किसी को वहाँ कानो कान खबर नहीं थी कि ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का लड़का है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। किसी को पता नहीं था। किसी वजह से किसी स्टाफ को पता चल गया, और उस स्टाफ ने जो उस कंपनी के बॉस थे, जो चेयरमैन थे, उनको बता दिया कि हमारी कंपनी में जो अनिल शास्त्री काम करते हैं उनके जो पिताजी हैं वो लाल बहादुर शास्त्री हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो जो बॉस था, जो चेयरमैन था, वो भी बड़ा खुश हो जाता है और आनन फानन में उसको बुला करके उसकी सैलरी डबल कर देता है, उसका प्रमोशन कर देता है, इस एवज में कि कल को अगर कोई काम पड़े तो हमारा काम आसानी से हो जाए। शाम को घर आता है अनिल शास्त्री जो बेटा है, और वो बताता है पिताजी से अपने कि पिताजी मेरा प्रमोशन हो गया है मेरी कंपनी में और मेरी सैलरी डबल कर दी है। अब वो सुन करके थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अपने बेटे से कि आपने क्या मेरा नाम बताया था? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपका नाम नहीं बताया, और बताया भी नहीं था, किसी और ही कारण से पता चला था। अगले दिन वो पहुंच जाते हैं उनके दफ्तर जहां उनका बेटा जॉब करता, और बुलाते हैं चेयरमैन को कि आपने बेटे की प्रमोशन कर दिया और सैलरी डबल कर दी, ऐसा क्यों? तब उसने कहा कि सर देखिए ये आपके बेटे हैं और काबिल तो होंगे ही। उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ ये मेरा बेटा है या काबिल है? और फिर चेयरमैन कहता है कि नहीं सर आपका बेटा है, और हमें लगा कि थोड़ा रैंक बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी कि एक प्रधानमंत्री का बेटा हमारे ऑफिस में जॉब कर रहा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए हमने रैंक को बढ़ाया। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि ठीक है आप इसकी सैलरी तुरंत उतनी कीजिए जितनी थी, और डिमोशन कीजिए, इसका प्रमोशन नहीं चाहिए, डिमोशन करो, जहाँ था वहीं पे रखो। बेटे को बड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री जी का रुतबा ही ऐसा था, वो फ्री में कुछ लेना नहीं चाहते थे, खैरात में कुछ लेना नहीं चाहते थे। मेहनत करके सब कुछ पाया उन्होंने, लेकिन खैरात में कुछ नहीं लिया। अपने बेटे का डिमोशन कराया, सैलरी कम कराई और वहाँ से निकल गए। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई हैं साथियों। ये व्यक्ति मात्र 64 वर्ष जिए, 64 वर्ष की आयु में इन्होंने अलविदा कह दिया। एक मामला ये भी है कि अभी भी पहेली है इनकी मृत्यु कैसे हुई, कोई साजिश थी या क्या था, मतलब अभी भी वो उलझा हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता है कि मृत्यु कैसे हुई। बाहर देश में मृत्यु हुई थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक बार की बात है कि अपनी पत्नी और परिवार के साथ में भुवनेश्वर घूमने के लिए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और वहाँ पर एक फैक्ट्री थी साड़ी की, जो महिलाएं साड़ी पहनती है उस तरह की एक फैक्ट्री थी, अच्छी खासी उसमें
बनारसी साड़ियाँ बनती थी। फैक्ट्री के मालिक को पता चलता है कि हमारी फैक्ट्री में प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, तो पूरा स्टाफ स्वागत करता है, अच्छे से वेलकम करता है, सब कुछ बढ़िया करता है। और इनकी जो पत्नी है ललिता शास्त्री, वो 4 साड़ी पसंद कर लेती हैं और 4 साड़ी पसंद करने के बाद में कहती हैं कि मुझे ये लेनी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब इनका बिल बताओ। और जो मालिक था फैक्ट्री का बोलता है कि सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, आपसे क्यों, कैसे हम बिल ले सकते हैं, आपके लिए ये तोहफा है, आप ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल बताओ। तो उसने जो बिल बताया वो उनके बजट से काफ़ी ऊपर हो गया था। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम इतनी महंगी साड़ी नहीं ले सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये चारों वापस करो और एक साड़ी दो हमारे बजट में। तो जो उनका बजट था उस टाइम, एक साड़ी ली और तीनों साड़ी वो वापस कर दी, लेकिन बिल दिया ज़रूर। वो बार बार मना कर रहा था जो उसका फैक्ट्री का ओनर था कि नहीं सर हम पैसे नहीं ले सकते। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप पैसे नहीं ले सकते, अपनी साड़ियाँ पकड़ो, हम चल रहे हैं, हमें जाना है, हम फ्री में नहीं लेना चाहते। तो मरता तो क्या ना करता, उसने फिर जो है एक साड़ी के पैसे ले लिए जितने भी लिए, लेकिन 4 साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि बजट नहीं था। प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन खुद के लिए बजट नहीं है। ऐसे ऐसे किस्से बहुत सारे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी एक महान शख्सियत हमारे देश की। ऐसा प्रधानमंत्री जल्दी से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा देश हित में सोचना, हमेशा देश के लोगों के लिए काम करना, हमेशा डेवलपमेंट के लिए काम करना, और हमेशा ही सबको साथ लेकर के चलने की सोच एक अगर किसी में थी तो वो प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ऐसे एक किस्से नहीं है, बहुत सारे किस्से हैं। एक बार दिल्ली की सड़क से ही इनका काफिला निकल रहा था। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, इनको रोड के साइड में एक गन्ने के जूस वाला दिखाई देता है जो खड़ा था अपना ठेला लगा करके, और ये बोलते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि मुझे गन्ने का जूस पीना है। गर्मी का टाइम था। इन्होंने कहा ठीक है सर, मैं यहीं पे लेके आ जाता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। इन्होंने कहा नहीं, मैं खुद जाऊँगा, आप गाड़ी थोड़ा पीछे रोकिए, मैं खुद जाऊँगा और गन्ने का जूस पी करके आऊँगा। ये खुद जाते हैं। गन्ने के जूस वाला जो वहाँ पे था लड़का, उससे बात करते हैं, जो इंसान था वो देखते ही समझ जाता है, पहचान जाता है, और वो ज़मीन पर लेट करके चरण स्पर्श करता है और धन्यवाद करता है कि आपने हमें दर्शन दिए, और बहुत तारीफ़ करता है और हाथ जोड़ता है, पैर भी छूता है, सारा कुछ करता है, बड़ा खुश होता है। गन्ने का जूस पिलाता है सारे स्टाफ को, और सारा स्टाफ गन्ने का जूस पी रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं। उसके बाद में पैसे वैसे दे करके वहाँ से निकल जाते हैं। सोच करके देखिए, एक प्रधानमंत्री देश का, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो आजकल के तो कहेंगे, अगर कोई छोटा सा अगर कहें कि कोई विधायक या प्रधान ही बन जाए ना, तो उसमें इतनी खुद की मरोड़ ही इतनी आ जाती है कि वो सोचता है कि मैं बस जाने क्या बन गया हूँ। लेकिन वो प्रधानमंत्री थे, फिर भी इतने डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल रहना, इतना साधारण, कभी कोई गलत अपने नाम का इस्तेमाल किया नहीं, अपने घर वालों से भी कराया नहीं, कोई घोटाला नहीं किया, कुछ भी मतलब इस तरह का नहीं किया जो उनको लगे कि लोग उंगली उठाएं, तो ऐसा कभी किया नहीं। एक बार क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध की जब स्थिति थी हमारे देश में, जब युद्ध चल रहा था, तब खाने की बड़ी किल्लत हो गई थी हमारे देश में। खाना उस तरह से नहीं मिल पा रहा था लोगों को, यानी कि युद्ध के जो हालात थे उसमें जो आदान प्रदान था वो सही से नहीं हो पा रहा था, और जो राशन था, जो अनाज था, वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था देश में। तब इन्होंने अपने घर में सबसे पहले अपने घर में इन्होंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम अपने घर में ही सबसे पहले अप्लाई करें। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी इनकी एक खास बात ये भी थी कि जो भी काम करते थे सबसे पहले अपने ऊपर उसको प्रैक्टिकल करते थे, तब जाकर के जनता को बताते थे। युद्ध के हालात में अनाज परिपूर्ण तरीके से नहीं आ रहा था, तो इन्होंने क्या कहा कि आज के बाद हमारे घर में शाम का खाना, यानी कि सिर्फ एक ही टाइम खाना बनेगा और एक टाइम खाना खाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो घर वालों ने बात मानी, एक टाइम खाना खा रहे हैं। हफ्ता बीत गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही एक टाइम खाना खाने से। शाम को थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा लिया, एक टाइम खाना बनेगा। तो इन्हें लगा कि एक टाइम खाना खा के भी इंसान जी सकता है। फिर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा और मीडिया के जरिए उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया कि देखिए हमारे देश में युद्ध के हालात हैं, हालात ठीक नहीं हैं और अनाज पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग, मेरी गुजारिश ये है कि हमने 15 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को करें। एक टाइम खाना खाएं, शाम को कुछ हल्का फुल्का खाएं, इससे अनाज बचेगा और
हमारा जो ये अभी युद्ध की स्थिति है, जब हम इससे उबर जाएंगे तब हम वापस पटरी पर आ जाएंगे। और अभी जो स्थिति है वो ये है कि हम एक टाइम खाना खाएं। लोगों ने बात मानी इनकी, क्योंकि लोग इनकी बात बहुत मानते थे। सब जानते थे कि इस व्यक्ति में कुछ तो अलग है, तो ये जो भी कहते थे वो पत्थर की लकीर हो जाता था लोगों के लिए। लोग बात मानते थे, लोगों ने वही बात मानी और पूरे देश ने उस टाइम एक टाइम खाना खाया, शाम को कुछ हल्का फुल्का खाया। तो इस तरह से इन्होंने अपने देश को चलाने का काम किया। एक टाइम खाना खाने के लिए प्रेरित किया, लोग मान गए। आज तो कोई कुछ कह दे तो ज़्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं, उन्हें भी पता है कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग अभी बैठे हैं हमारे इस सिस्टम के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक भी व्यक्ति अभी भारत में नहीं आया है जो कानूनी व्यवस्था से पूरी तरह से फिट हो, या किसी भी रूप में देख लीजिएगा आप, किसी भी रूप में। एक चीज़ और सामने आती है, इनका जो बेटा है, जब ये स्कूल में जाते हैं इनके बच्चे, तो वहाँ पे जो अन्य लोगों के बच्चे हैं, चाहे वो कोई मंत्री हो छोटा, कोई संतरी हो, कोई किसी विभाग में काम करता हो, कोई कर्मचारी हो, तो उनके बच्चे गाड़ियों से स्कूल जाते थे और इनके जो खुद के बच्चे हैं वो टांगे में, रिक्शा में इस तरह से जाते थे। सोच के देखिए, प्रधानमंत्री के बच्चे टांगे में, रिक्शा में जा रहे हैं और जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनके बच्चे गाड़ियों में जा रहे हैं। तो जो अनिल शास्त्री है वो कहते हैं एक दिन शाम को कि पिताजी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम क्यों नहीं गाड़ी से जा सकते, हमारे लिए भी एक आप गाड़ी ले लीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा बजट नहीं है, हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें इतनी सैलरी नहीं मिलती कि हम गाड़ी ले लें। तो घरवाली यानी कि ललिता शास्त्री जी भी थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ठीक ही तो कह रहे हैं बच्चे, आप ले लीजिए, आप तो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री जरूर हूँ, लेकिन मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती कि मैं गाड़ी खरीद सकूँ। लेकिन फिर भी घर वालों की बात को मानते हुए इन्होंने एक फिएट कार 12,000 रुपये के लोन पर ले ली। लोन पर ली गाड़ी 12,000 रुपये की फिएट कार। सोच करके देखिए, प्रधानमंत्री है और लोन पर गाड़ी ले रहा है, फिएट 12,000 रुपये की, वो भी लोन पे। ऐसे ऐसे इन्होंने काम किए। और एक चीज़ और इन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि देखिए, मैंने लोन लेकर के गाड़ी तो ले ली है, अगर मुझे कुछ हो जाए भविष्य में तो आप इसकी सारी किस्तें चुकाएंगी, ये मुझसे वादा करो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग मेरी इज्जत बहुत करते हैं, बैंक वाले, ये आपसे पैसे लेंगे नहीं बाकी किस्त के, लेकिन आपको इनके सारे पैसे चुकाने हैं, सब कुछ, एक भी रुपया नहीं रखना है। ये चीज़ें बाद में उनकी पत्नी ने किया भी। जब मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 को, उसके बाद, उससे भी बाद में जो है 5,000 रुपये का लोन बाकी रह रहा था। इनकी घरवाली ने, इनकी पत्नी ने, जो इनको पेंशन आती थी, उस पेंशन में से थोड़े थोड़े कर करके वो सारा कर्ज उनका चुकाया, एक भी पैसा रखा नहीं किसी का भी। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर खुद कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इनका लोन का एक एक पैसा जाना चाहिए, ये क्योंकि आपसे लेंगे नहीं, मेरी इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको देना है। ऐसा शख्स क्या जल्दी से आपको मिल सकता है? एक और किस्सा है, किस्से हालांकि बहुत सारे हैं, एक किस्सा नहीं, बहुत सारे किस्से हैं। कभी भी इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ में सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे मैंने बताया था। रसिया में एक मामला और हुआ इनके साथ में, जो एक रसिया से इनको इनवाइट किया गया कि आप हमारे देश में आइए और हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो पत्नी बोले कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। और तब इन्होंने कहा कि देखिए, मुझे अकेले को बुलाया गया है, आपका टिकट नहीं है, अगर आपको चलना है तो आपका पर्सनल टिकट करा देते हैं। तो अपने पैसे से पर्सनल टिकट करा करके अपनी वाइफ को, अपनी घरवाली को लेकर के गए। आजकल के नेता तो ना जाने कितने, अगर चक्कर भी काटेंगे तो सब सरकारी खर्चे पर काटेंगे, जितने चक्कर, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो या हवाई जहाज़ का सफ़र हो, सब फ्री में चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी अपनी जेब से टिकट खर्च करके तब उनको लेकर के गए। वहाँ पे गए तो स्वागत हुआ, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। और वहाँ पे एक तरह से जैसे रंगारंग प्रोग्राम इनके लिए रखा गया। तो वहाँ पे जो डांस हो रहा था वो बैली डांस हो रहा था। और आपको पता है कि बाहर विदेश में क्या होता है, ज़्यादातर बैली डांस हो रहा है, छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियाँ नाच रही हैं, अंधेरा हो रहा है हॉल में। तो ये वहाँ से थोड़ा सा खिसक लेते हैं। जैसे ही बत्ती जलती है, सिक्योरिटी देखती है कि प्रधानमंत्री जी नहीं है, तो फ़ौरन हरकत में आती है कि ना जाने कहाँ गायब हो गए। ढूंढना शुरू होता है, पता चलता है कि बाहर पार्क में बैठे हैं। पूछते हैं कि क्यों यहाँ कैसे आ गए आप?
तो बताते हैं कि देखो जो वहाँ पे डांस चल रहा था, वो लड़कियाँ जो नाच रही थी उन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मैं उनको देख नहीं पाया, और मैं अपनी पत्नी के साथ था, इसलिए क्या इज्जत रहती मेरी भी, पत्नी की भी और मेरी भी, अगर मैं उनको वहीं पे देखते रहता, इसलिए मैं बाहर आ गया। इतना साधारण जीवन इनका रहा। और इसके बाद अगर देखा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जितना भी इन्होंने समय जीवित रहे, 62 साल की उम्र में ये हमें छोड़ करके चले गए थे, लेकिन फिर भी इन 62 सालों में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत साबित हो, या लोग उस पर कहें कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है। इनका जो लास्ट दिन था जब इनकी मृत्यु हुई ताशकंद में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं अलग अलग कि इनको जहर दे करके मारा गया। कोई कहता है कि उस टाइम के जो अन्य लोग थे, जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने रंजिश के चलते इनकी मृत्यु कराई है किसी से। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आज भी ये पहेली है, किसी को नहीं पता। जब इनका पार्थिव शरीर भारत आया तब वो इतना काला पड़ चुका था और नीला पड़ चुका था, देखने से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बहुत जल्दी आनन फानन में अंतिम संस्कार कराने की तैयारी की गई, पोस्टमार्टम तक भी नहीं कराया गया। जब सारा देश रो रहा था, जब सारे आसपास के लोग खड़े हुए रो रहे थे इनके पार्थिव शरीर के पास, उस टाइम कहा जाता है कि डीएन कौल और इंदिरा गांधी साइड में खड़े होकर के हंस रहे थे। ऐसा माना जाता है, शक के दायरे में, पता तो क्लियर किसी को नहीं है, कि इंदिरा गांधी का इनके इस मृत्यु में कुछ ना कुछ तो हाथ है। उस टाइम कांग्रेस का कुछ भी रोल रहा हो, लेकिन लोग तो कहते ही हैं, और कहते हैं ना, चिंगारी वहीं से उठती है जहां, धुआं वहीं से उठता है जहां थोड़ी बहुत चिंगारी हो। तो हो सकता है ये बात सही है गलत है, क्योंकि अभी तक प्रमाणित तो हुआ नहीं है, काफ़ी साल हो गए। उसके बाद में एक इनका पीए था रामनाथ, और एक थे आर.एन. चुक। ये इनके दो ऐसे थे व्यक्ति जो गवाह के तौर पर, जो चश्मदीद थे, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन इनके साथ थे और इनके आसपास रहते थे। एक पीए था और एक और व्यक्ति था, वो बिल्कुल नज़दीक रहने वाले, और वो चश्मदीद थे, वो इनके बारे में कुछ बता सकते थे। लेकिन हुआ क्या, कुछ फिल्मी स्टाइल यहाँ पर हुआ। जैसे ही मामला अदालत में गया तो उनकी गवाही होनी थी इन दोनों लोगों की, क्योंकि ये चश्मदीद थे, ये कुछ बयान देना चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। इनके रहस्यमय तरीके से दोनों की मौत हो जाती है ट्रक एक्सीडेंट में। तो आप सोचिए, ये कोई साजिश ही थी। न पोस्टमार्टम होने दिया, गवाह मरवा दिए, शरीर नीला पड़ रहा है। जिस गिलास में इन्होंने जूस पिया था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, उस शाम को वो गिलास भी गायब था, ना फोरेंसिक जांच हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सुनने में ये भी आता है कि कांग्रेस सरकार का हाथ है इनको मारने में, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, शरीर से दिखता है, पता चल जाता है कि कुछ अनहोनी हुआ है। जिस टाइम पार्थिव शरीर आया तो इनकी गर्दन पे पिछली तरफ, पिछले हिस्से में एक छेद हो रहा था जिससे खून रिस रहा था, और कुछ चोट के अन्य निशान भी थे, वो भी नज़रअंदाज किए गए। आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया, और ये राज ही बन करके रह गया। आज तक किसी ने कोई इसके बारे में जवाब नहीं दिया, ना किसी ने कभी आवाज़ उठाई कि इस केस की जांच हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कराया गया। तो इस तरह से 1966 11 जनवरी 1966 को हमें छोड़ करके चले गए मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो इस देश के ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो शायद अब दूसरा कोई आए ना आए, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तक तो कोई आया नहीं है। इन्होंने 18-19 महीने प्रधानमंत्री ये रहे, लेकिन जितने टाइम भी रहे बहुत शानदार तरीक़ा से रहे। इनके जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो एक इनसे पहले जो टेम्परेरी प्रधानमंत्री थे कुछ टाइम के लिए, उनसे इन्होंने, जिनका नाम था गुलजारी लाल, शायद गुलजारी लाल, उनसे टेम्परेरी जब वो बने हुए थे प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे पूरे सही तौर से। जितने भी लोग इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं होने देना चाहते थे देश में कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से हमें गलत साबित हो जाए या सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हो जाए, तो बहुत सारे जो लोग थे ना उस टाइम, वो इनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि गलत काम ना करना था ना करने देना था।
और जो गलत काम करने वाले लोग थे वो इनसे थोड़े थोड़े खफा होने शुरू हो गए थे। इसलिए कुछ लोगों ने हो सकता है कि प्लान बनाया हो कि इनको जो है रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो हो सकता है कि इस चिसबाजी के चलते, इस रंजिशबाजी के चलते कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर दिया, अनहोनी घटना उनके साथ हो गई कि उन्हें हमें 62 वर्ष की उम्र में ही अलविदा कहना पड़ा। तो साथियों, ये थी आज की कहानी मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस महापुरुष के लिए कहानी सुनना चाहते हैं, किस व्यक्ति की कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कैसी राय रखते हैं वो भी हमें आप शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। साथियों, इस चैनल पर सामाजिक वीडियो बनती है, और ना कि सिर्फ सामाजिक वीडियो, बहुत सारी ऐसी वीडियो भी बनती हैं जो समाज में थोड़ा सचेत रहने के लिए प्रेरित करती है हम लोगों को, हमें कुछ गलत चीज़ों से बचाने का प्रयास करेगी। और जो भी आजकल क्राइम हो रहे हैं, कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में वीडियो बनती है ताकि हम अपने और अपने परिवार को थोड़ा सा सिक्योर कर पाएँ। तो ये शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले आए वो आप तक पहुँचे। लाल बहादुर शास्त्री के लिए एक बार आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि हमारे देश के लिए अब तक के सबसे बेस्ट अगर प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो मेरी नज़रों में मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। इतने साधारण, इतने सिंपल व्यक्ति जो जल्दी से अब देखने को मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी थी मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो बड़ा अच्छा लगता है इनके बारे में पढ़ करके। जब इनके बारे में आप पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इनके बारे में, लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। हर व्यक्ति जानता है इसके बारे में। तो अच्छा लगा आज मुझे सुना करके भी, और आपको सुन के भी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और किसी और टॉपिक पर दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें जिंदाबाद रहें। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।